हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम समझेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वर्कशीट के माध्यम से। ठीक है, रिवीजन वर्कशीट आज हम सॉल्व करेंगे। क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी। देखिए, जो अपने अर्धवार्षिक पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, किस तरह से पैटर्न बनता है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पैटर्न पे हमारी पूरी वर्कशीट है। दौरान वर्कशीट कह सकते हैं, जिसको रिवीजन वर्कशीट बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे हमें सॉल्व करना है, किस तरह से रीड करके उनके आंसर्स देने हैं, उस सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, देखो, अपने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मिनिमम 70-18 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसमें बहुचयनात्मक, हिंदी का इसका वर्जन क्या बोलते हैं, इसको बहुचयनात्मक क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो आते हैं, तो हम उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? सॉरी। कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या कबीर? तो इसका राइट आंसर होगा निराला। राइट आंसर है इसका निराला। ठीक है, कुकुरमुत्ता एक लंबी कविता है, अपने चैप्टर में लगी हुई है कुकुरमुत्ता। ठीक है, निराला की दूसरी कविता लगी हुई है बादल राग। ठीक है, बादल नाम से जो कविता लगी हुई है, उसी में ही एक निराला की कुकुरमुत्ता कविता का भी जिक्र हुआ है। देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निराला रचनावली यानी निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? कितने खंडों में प्रकाशित है? 8, 2, 3 या 5? तो इसका राइट आंसर होगा 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि थे? जयशंकर प्रसाद की चैप्टर का नाम कौन सा था? आत्मकथ्य, जो अपने चैप्टर सिलेबस में लगा हुआ है। आत्मकथ्य इनकी कविता का नाम है। ठीक है, आत्मकथ्य के बारे में क्या बताया है जयशंकर प्रसाद ने? अपने कुछ कमियों, अपनी कुछ भावनाओं, अपनी इच्छाओं के बारे में आत्मकथा चैप्टर में बताया है। उसी में से ये प्रश्न बना है। देखिए, जयशंकर प्रसाद किस काल के यानी किस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो देखो, हिंदी साहित्य में 4 काल माने जाते हैं, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि थे। तो भक्ति काल के थे, द्विवेदी काल के थे, या छायावाद के, या आदिकाल के? तो हमारा राइट आंसर है इसमें द्विवेदी काल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मधुप किसका पर्यायवाची है? देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से या तो राइटर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, राइटर की डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं, राइटर के रचनाओं के बारे में पूछ लेते हैं। अपने बोर्ड पैटर्न के देखा जाए उस अकॉर्डिंग, तो उनकी रचनाएं, राइटर का सॉरी राइटर या कवि का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस आदि पूछा जाता है। उनके कालखंड भी पूछे जाते हैं। जैसे आपको बताया मैंने, कालखंड यानी युग, क्या बोलते हैं हम उसको? कालखंड, यानी किस युग के कवि थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जस्ट उनकी रचनाएं क्रम से तो नहीं पूछे, लेकिन बट उनकी किस रचनाओं से ये कविता ली गई है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्यायवाची ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पर्यायवाची विलोम, या किसी मुहावरे का अर्थ पूछ लिया जाए, तो वन लाइन या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में इस तरह के क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें हम, मधुप किसका पर्यायवाची है, यानी पर्यायवाची पूछा है इसमें। कोयल का है, हंस का है, खरगोश का है, या भवरा यानी बोहरा का है? तो किसका है इसमें? राइट आंसर अपना है भवरा। क्या है इसका राइट आंसर? भवरा। आगे देखिए, देखो ये गागर रीति का भावार्थ किया है। देखो, अगर आपको
हमने वो चैप्टर पढ़ा था, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आई थी, यह गागर रीति, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता से ली गई थी। यस, उसमें ये गागर रीति वाला शब्द यानी कॉन्सेप्ट आया था। मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं सागर में, गागर से, गागर में सागर भर लेना, यानी छोटी सी चीज में बड़ी बात कह देना। इसका हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या निकलता है, गागर का गागर में सागर भरने का अर्थ तो होता है गागर में बहुत बड़ी बात करना। रीति का मतलब होता है खाली, रीति का मतलब होता है खाली, रीति का होता है खाली। यस, और सेकंड टर्म होता है गागर, गागर का मतलब होता है मटकी, गागर का मतलब होता है मटकी, ठीक है। तो अब हम इसके भावार्थ को अर्थ देखते हैं तो क्या निकलेगा इसमें, पानी की कमी, हार मानना, उपलब्धियों से रहित जीवन, या गागर खाली। तो इसका राइट आंसर अगर हम चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर है राइट, उपलब्धियों से रहित जीवन, यानी उसके जीवन की जो कहानियां हैं, जो विधाएं थी, जो दुख थे, जो इच्छाएं थी, वो गागर के रूप में उन्होंने क्या बताया जयशंकर प्रसाद ने, कि खाली है यानी रिक्त है, ठीक है। तो इसका आंसर है उपलब्धियों से रहित उनका जीवन। आगे देखिए, आत्मकथा की भाषा शैली कौन सी है, भाषा शैली कौन सी है, यानी किस भाषा में काव्य रचना है इनकी आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या मैथिली। तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली में। क्या आंसर है इसका, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। देखो हाँ और ना, यस और नो के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो फर्स्ट हमने क्या देखना है कि जैसे क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से रीड करना है। फिर अगर यहाँ पे यस या नो जो भी आंसर पूछा जा रहा है उस पर हमें एक सर्किल कर लेना है कि वो नहीं पूछ रहा है, रचनाओं के बारे में नहीं है। यस, कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगा। हमें देख लेना है कि वो हाँ और ना के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो यस हमें वहाँ पे टिक कर लेना है या सर्किल बना लेना है, ठीक है। आगे देखेंगे अब इसका आंसर क्या है कि प्रसाद के द्वारा जो उपन्यास है वो इनमें से कौन सी नहीं है। देखो आपको अगर याद रहेगा तो आपको बता दिया जाए, प्रसाद की तीनों उपन्यास बड़ी फेमस थी। जैसे इसमें 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। लेकिन नहीं पूछा है, आंसर क्या पूछा है, नहीं। तो इसका राइट आंसर है अपना गोदान। गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अभी तो ये कंकाल, तितली और इरावती किनकी रचनाएं थी, प्रसाद की। देखो इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन याद हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके देखो इन तीनों रचनाओं के नाम पूछ ले तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, और नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर गोदान है। हमें याद होना चाहिए गोदान उपन्यास है, कृषक जीवन के बारे में, किसानों के बारे में इसमें लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, गोदान, ठीक है। ये मुंशी प्रेमचंद की है, किसकी नहीं है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। नेक्स्ट है अपना, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था, किस गांव में हुआ था। तो अपना राइट आंसर है इसमें राजापुर में, राजावास में, ब्रज क्षेत्र में या पारसोली में। देखो पारसोली तो अपनी आता है सूरदास का आता है वहां पे, ठीक है। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के किस गांव में तुलसीदास का जन्म पूछा है। डेट ऑफ बर्थ मैंने बोला ना, क्वेश्चन किस तरह से बने जाते हैं, या तो डेट ऑफ बर्थ से पूछेगा, या स्थान से पूछेगा, या उनकी रचनाएं पूछेगा, या रचनाएं नहीं है, कौन सी इन 4 रचनाएं दे दी उनकी कि उनकी रचनाएं इनमें से कौन सी नहीं है। क्वेश्चन का यही पैटर्न होता है, यानी हाँ और ना के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। जस्ट इसमें उनका जन्म स्थान पूछा है, तो कौन सा राइट आंसर है हमारा, राजापुर। राइट आंसर है हमारा राजापुर, बांद्रा के राजापुर गांव में, ओके।
देखो कंफ्यूजिंग वाले दोनों शब्द हैं, इसमें राजावास लिखा है, इसमें राजापुर, तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रहना है, रखना है हमें राजापुर में। जस्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के गुण दोष की ओर ध्यान नहीं देने की बात किसने कही थी? यानी बालकों के गुण दोष, देखो अगर हमने ये चैप्टर आपको याद रहे तो ये चैप्टर कौन सा था? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर, तुलसीदास वाला हमारा जो चैप्टर है उसमें से ये पंक्ति ली गई है, मतलब किसके बारे में बताया गया है। तो बालक इसमें किसको माना गया था? लक्ष्मण को। कारण क्योंकि जब परशुराम से उनकी बातें हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने व्यंग किया था, कटाक्ष किए थे, मजाक उड़ाया था, तो उसके ऊपर ये बोला गया है। परशुराम ने उनको समझाने के उद्देश्य से, ठीक है, परशुराम ने उनकी समझाने के उद्देश्य से ये बोला था कि परशुराम उनसे एज में बड़े, पद में बड़े, सम्मान में बड़े, कार्य में बड़े, तो उनका हक था समझाने का, बोलने का। तो वो क्या बोल रहे हैं उसमें कि गुण दोष को, किसको? गुण दोष को ध्यान नहीं देने का, यानी बालकों के हम गुण दोष का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये बात किसने कही है? किसने कही थी? तो राइट आंसर है हमारे परशुराम ने। तो हमारा राइट आंसर है हमारा परशुराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? देखो सूरदास अपने चैप्टर में लगा हुआ है, हरियल की लकड़ी वाला, ऊदो वाला, भ्रमर गीत जिसका फेमस है, कौन सा है? सूरदास के, जिसमें किसके बारे में बताया गया है? उद्धव के संवाद, यानी संदेश। ठीक है, किसका संदेश लेके आए उद्धव जी? कृष्ण का। माध्यम क्या बना इसमें? भौरा। इसमें से आपके 4 क्वेश्चन हल हो सकते हैं। देखिए, पहला तो हमें याद होना है किस भाषा की, तो ये किस भाषा के, जैसे ब्रज भाषा, अवधी, तमिल या सरल हिंदी, नॉट। तो इसमें राइट आंसर हमारा ये है, ब्रज भाषा में। लेकिन हमें इसमें से 3 क्वेश्चन आपको यहीं पे याद हो जाने चाहिए। देखो, जैसे किस में से लिया गया है? भ्रमर गीत में थे 1। सेकंड टर्म इसमें किस किस की वार्तालाप यानी संवाद बताए गए हैं? जस्ट इसमें गोपी और उद्धव का, ठीक है, यानी उद्धव किसका संदेश लेके आए थे? श्री कृष्ण का। जस्ट इसमें माध्यम क्या बना था? माध्यम क्या है हमारा? भवरा। ठीक है, माध्यम है हमारा भवरा। ठीक है, भवरे के माध्यम से गोपियों ने उद्धव पर क्या किए थे? कटाक्ष किए थे, व्यंग किए थे, उनको बातें बोली थी, जैसे हम बोलते हैं डायलॉग बाजी, वो किसके माध्यम से हुई है? इसमें भवरे के माध्यम से। भवरा भी काला होता है, तो इन्होंने काले किसको बताया? श्री कृष्ण को भी बताया है, भवरे को भी बताया है। इन माध्यमों से हमें इसके बारे में पता चला। इसी में से हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। देखो, पहले उनके गीत का या चैप्टर का नाम भवर गीत हो सकता है। जैसे इसमें किस किस की वार्तालाप की गई है, तो गोपी और उद्धव की गई है। किसका संदेश आया है? कृष्ण का संदेश आया है। किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में सूरदास ने पद लिखे हैं। जैसे इनकी कुछ रचनाएं हैं, आप याद के तौर से देख सकते हैं। सूर साहित्य, सूर सागर, और एक है सूर सारावली। इनके 3 ही हैं ये प्रमुख, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो, अभी आपको बताया वो पैटर्न के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अति लघुत्रात्मक
वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, गोपियों ने तेल की गगरी सादृश्य, या सादृश्य का मतलब है समान, सादृश्य का मतलब है समान, किसे बताया है? तो गोपियों ने तेल की गगरी के समान किसको बताया है? श्री कृष्ण को। ठीक है, किसको बताया है? श्री कृष्ण को। और इन्होंने क्या क्या उपनाम दिए हैं? जैसे कीचड़ में कमल का होना, नहीं गलता, और सादृश्य इसमें लेंगे हम कृष्ण। देखो, हारिल की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? हारिल, देखिए, देखो समझने के लिए अपन देखेंगे इसमें। देखो, हारिल की लकड़ी से क्या तात्पर्य, देखो ये भी सब सूरदास के ही चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, अगर हमने इसमें व्याख्या पढ़ी थी तो उसमें क्या था? हारिल इसमें एक पक्षी विशेष के लिए आया है। किसके लिए आया है? पक्षी विशेष के लिए। जैसे हारिल एक पक्षी है, वो अपने पंजों में हमेशा एक तिनका, या कह सकते हैं छोटी लकड़ी का टुकड़ा लेके रहता है, यानी छोड़ता नहीं है। हारिल एक हरे रंग का पक्षी इसमें विशेष आया है। ठीक है, उसकी चोंच में कह सकते हैं, या उसके पंजे में हमेशा एक लकड़ी का तिनका रहता है, और वो हमेशा पकड़ के रहता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी गोपियों के हृदय को, गोपियों के मन को वश में कर रखा है। क्या कर रखा है? वश में कर रखा है। जिस प्रकार हारिल के पक्षी ने, हारिल का पक्षी क्या करता है? लकड़ी को पकड़ के रहता है। इसमें इसकी क्या विशेषता है? किसको पकड़ के? लकड़ी को। तो यहाँ पे किसके लिए आया है? कृष्ण ने गोपियों के हृदय, यानी मन, हृदय यानी मन को वश में कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, अवधि आधार आस आवन की से क्या आशय है? अवधि, देखो पहले तो हमें क्वेश्चन, अगर जैसे अगर नहीं आया तो शब्दों को समझ लेना चाहिए। अवधि यानी समय, आधार क्या उसका आधार है? आस यानी उम्मीद, आवन की यानी आने की से क्या आशय है? अगर हमें आधे क्वेश्चन के आंसर आ जाएं, शब्दों के आंसर आ जाएं, तो हम आंसर नॉर्मली तरीके से लिख सकते हैं, बिना रटे ही समझ के लिख सकते हैं। देखो, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? अवधि, यानी इसमें किसके लिए आया है, क्या आशय है? कि जैसे श्री कृष्ण ने क्या किया? उद्धव को भेज दिया। इसका आंसर क्या लिखेंगे? जैसे श्री कृष्ण ने उद्धव को भेज दिया, क्या? योग साधना के लिए, क्या देने के लिए? संदेश देने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण को जब ये संदेश आया तो गोपियां क्या कह रही कि हमें तो श्री कृष्ण का क्या था, यहाँ पर आस थी, उम्मीद थी कि कौन आएंगे? श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण तो नहीं आए। कौन आ गया? उद्धव आ गया। तो हमें तो श्री कृष्ण की उम्मीद थी कि वो आएंगे, लेकिन उनकी जगह कौन आ गया? उद्धव आ गया। तो इसका आशय क्या है? कि हमें उपयुक्त पंक्ति का आशय है कि यहाँ पर श्री कृष्ण की उम्मीद थी गोपियों को, श्री कृष्ण आएंगे, प्रेम का संदेश देंगे, लेकिन उसके विपरीत कार्य क्या हुआ कि उद्धव आया और उन्होंने योग साधना का संदेश दिया। उम्मीद थी यहाँ श्री कृष्ण के आने की, कृष्ण के आने की, लेकिन
इसके विपरीत इसके विपरीत कौन आ गया? उद्धव, जो कि प्रेम संदेश के स्थान पर क्या दिया उन्होंने? योग साधना। ठीक है, देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना है हमें कि हमें श्री कृष्ण की आस थी, उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं आया। उन्होंने किसको भेज दिया? अपने जगह किसको भेज दिया? उद्धव को भेज दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, अगला देखिए सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? तो इसका आंसर है दास्य भाव की। तो राइट आंसर है हमारी दास्य। और किस काल के कवि हैं अगर ये पूछा जाए यहाँ पर क्वेश्चन? कौन से काल के हैं? तो भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के सॉरी के हो गया के किस कांड से लिया गया है? तो हमें पहले याद रखना है रामचरित में कितने कांड है? हमारे 7 कांड है। कितने कांड है? 7। कितने कांड है? 7। तो किस में से लिया गया है? ये बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, बालकांड में यानी जब वो स्वयंवर में जाते हैं, सीता के स्वयंवर में जाते हैं, तो किसका संवाद होता है? राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद होता है। धनुष विद्या होती है, यानी धनुष टूटने का जो आयोजन किया जाता है तो उसका संवाद इसमें से लिया गया। तो ये हमारे रामचरित किसके द्वारा रचित है पूछा जाए तो? रामचरित किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास। ओके, भाषा क्या है इसकी? अवधि। अवधि भाषा। 10 विषय हमारे 2 क्वेश्चन और हल हो सकते हैं। जैसे कांड कौन सा लिया गया है? यानी बाल कांड से लिया गया। अगला देखिए, परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ? कैसे शांत हुआ? जब राम ने उनको समझाया कि आप तो गुरु हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आप बच्चों को क्या नहीं करोगे। इन बच्चों यानी बच्चे किसके लिए आए? लक्ष्मण के लिए आया, क्योंकि वो व्यंग कर रहा था। इसलिए उनका गुस्सा किसने शांत किया? एक तो राम ने उनको अच्छी बातें कही, दूसरी बात थी विश्वामित्र जो थे उनके साथ, उन्होंने उनका गुस्सा शांत करवाया। द्वारा राम के वचनों के माध्यम से सॉरी
कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं, कवि सॉरी कवि है ये, अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता, क्यों नहीं लिखना चाहता, क्योंकि जब वो अपनी आत्मकथा लिखेगा तो सब क्या उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। देखो, ये जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा किसके द्वारा रचित है, प्रसाद द्वारा, यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते, क्योंकि उनके जब आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहते क्योंकि जब वो अपनी आत्मकथा के बारे में कहेंगे बताएंगे तो सब उनका क्या उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, उनका उपहास उड़ाएंगे, इसलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादल किसका प्रतीक है, बादल किस कविता से हमारी, इसके राइटर कौन है, निराला। देखो इसे एक क्वेश्चन और याद कर सकते हैं हम, राइटर कौन है इनके, निराला। किसका प्रतीक है, क्रांति का, ओज का, ठीक है, उत्साह का, और क्या नाम ले सकते हैं, बदलाव का। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान किसके लिए लिखी गई थी, नागार्जुन द्वारा रचित है ये दंतुलित मुस्कान, तो इसके राइटर हैं, कवि हैं इनके नागार्जुन। जस्ट किसके लिए लिखी गई है, अपने बच्चे के लिए। ठीक है, कि इसमें नागार्जुन की जो कविता थी दंतुरित मुस्कान, इसमें क्या बताया है कि किस प्रकार छोटे बच्चे को देखकर कवि अपने दुख को भूल जाता है और क्या करता है, सुख का अनुभव करता है, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसकी झोंपड़ी में क्या खिल गया हो, कमल खिल गया हो, क्या खिल गया हो, कमल खिल गया हो। तो यानी किसके लिए बनाया गया है, इसलिए ये कविता किसकी थी, अपने स्वयं के बच्चे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सर्वनाम की परिभाषा लिखते हुए उनके प्रकारों के नाम बताइए। देखो सर्वनाम किसको बोलते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। देखो तो इनकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को
सर्वनाम कहते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम हमारे? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6। जैसे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है प्रश्नवाचक और सिक्स्थ है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रकार कितने होते हैं? 6। ठीक है, यानी सर्वनाम यानी सबका नाम, इनकी शब्दावली हम समझ सकते हैं। सेकंड टर्म इसकी शर्त है कि वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों को या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। सेकंड टर्म हमारा क्वेश्चन है आगे, संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए उनके तीनों भेदों के नाम बताइए। तो संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी नाम को क्या बोलते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के भाव, अवस्था, गुण के दशा को क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे, यानी नाम को क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहते हैं। देखो, किसी प्राणी, इसकी परिभाषा लिखते हुए इनके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? प्रकार 3। पहला व्यक्तिवाचक, सेकंड जातिवाचक, थर्ड भाववाचक। तो परिभाषा में हम इसकी क्या लिख सकते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, नाम, नाम, भाव, अवस्था, ठीक है, अवस्था, दशा के नाम को, भाव, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समास की परिभाषा लिखते हुए उनके भेदों के नाम लिखिए। समास का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा रूप। ठीक है, जैसे हम क्या लिख सकते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शब्द के बीच में विभक्ति का क्या हो जाए? लोप हो जाए, तो क्या बन जाता है? सामासिक पद बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही समस्त सामासिक पदों के बीच में नए शब्दों में विभक्ति का क्या हो जाना चाहिए? लोप हो जाना है, संक्षिप्त में हो जाना। शब्दों के 2 या 2 के बीच में शब्दों के विभक्ति का लोप हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी विभक्ति का लोप होना। ठीक है, छोटा रूप, विभक्ति का लोप होना, समास पद में जुड़ जाना, वो क्या कहेगा? समास। कितने भेद होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। देखिए,
6। फर्स्ट हम लिख सकते हैं अव्ययीभाव समास, सेकंड लिख सकते हैं हम कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास, फिफ्थ द्वंद्व समास, सिक्स द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया की परिभाषा लिखते हुए उनके दोनों वेदों के नाम लिखिए। तो क्रिया किसको बोलते हैं? किसी कार्य का होना। तो आंसर है हमारा सकर्मक और अकर्मक। तो क्रिया यानी कार्य के होने या करने का बोध होना। प्रकार कितने हमारे? दो, फर्स्ट और सेकंड, अकर्मक और सकर्मक। जिसमें कार्य क्रिया कर्म होते हैं वो हमारी सकर्मक, और जिसमें सिर्फ क्रिया होती है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो हमारी अकर्मक हो जाती है। नेक्स्ट है अपना, देखो हमारे बोर्ड में एक ये क्वेश्चन पेपर में आता है विज्ञापन। क्या आता है? एडवर्टाइज। विज्ञापन किस तरह से हमें करना है? जैसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें आया है पर्यावरण जागरूकता, कुछ भी और भी आ सकता है। जैसे संगीत के बारे में लिखिए, शिक्षा के बारे में लिखिए, प्रदूषण के बारे में लिखिए। हाँ, हम बोल सकते हैं कि कपड़ों के बारे में लिखिए, या फिर विज्ञापन का टाइटल हो सकता है किसी की प्रदर्शनी हमें जैसे करनी है, महामेला लगा हुआ है, उस अकॉर्डिंग भी हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमें टाइटल को ध्यान में रखते हुए, जैसे इसका टाइटल है पर्यावरण के प्रति जागरूकता, तो विज्ञापन के अकॉर्डिंग हमें इसके आंसर को हम ऐसे सर्किल में करेंगे पहले। ठीक है, जैसे पर्यावरण सुरक्षा हमारी शान, देता है सभी को जीवन दान। ठीक है, ऐसे हमें ठीक है, ये कोई भी टाइटल के रूप में हो सकता है। तो हमें स्टार्टिंग इसका सुंदर करना है, यानी ये हमने इसका टाइटल लिख दिया। यानी पर्यावरण सुरक्षा हमारी क्या है? शान है, देता है सभी को जीवन दान। देखो पर्यावरण ही जीवन है। ठीक है, और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में हम सभी नागरिकों का सहयोग वांछित है। ठीक है, आगे हम इसको एरो ऐसे लगा सकते हैं। अलग से कर सकते हैं इसको। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें सदैव जागरूकता जरूरी है। हम ये इसको अलग से भी कर सकते हैं, नीचे हाईलाइट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, ऐसे हमें हाईलाइट कर देनी है कुछ चीजें। तो पर्यावरण के प्रति हम जैसे अब इसमें आएगा 3 या 4 नंबर का आता है ये टाइटल विज्ञापन वाला।
इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो विज्ञापन हमें ऐसे करना है, पहले मेन टाइटल लिखना है सेंटर में, और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम एरो या कॉमा का यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है मैंने, आगे पर्यावरण के जीवन है और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने पर हमें सभी नागरिकों का सहयोग वांछित है यानी आवश्यक है। जैसे हम इसको एक कॉलम को अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए एरो सर्किल कर सकते हैं। देखिए स्वच्छ वायु जीवन का आधार है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सदैव जागरूकता जरूरी है यानी अवेयरनेस रहनी चाहिए। आगे देखिए, पैटर्न यही आएगा, इसी तरह से हमें लिखना है। टाइटल ऊपर से बदल सकता है, जैसे इसमें पर्यावरण के बारे में, जैसे उसमें लिख सकते हैं संगीत के बारे में पूछ सकता है, प्रदर्शनी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। संगीत वादन किस तरह से हमारे यहाँ सेंटर खुला है तो हमें उसका कैसे विज्ञापन करना है, ठीक है। हम लिख सकते हैं सुनहरा मौका, यानी हम कोई भी एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं, सुनहरा अवसर, ठीक है। अगर ऐसी चीजें हो तो हम टाइटल यहाँ पे सुंदर कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर का छात्र मानकर प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने का निवेदन किया गया हो, ऐसा पत्र लिखिए। तो ये हमारे लगभग 3 अंक का आता है। तो इसका मैं पैटर्न आपको बताती हूँ। स्वयं को, ठीक है, तो स्वयं को हमें मेंशन करना है। स्वयं अपने कोई भी नाम हम लिख सकते हैं, लेकिन सीधा वही है जैसे सेवा में कॉमा, ध्यान रखना है इन चीजों को। ठीक है, इन कॉमा का डॉट का तो हमें ध्यान रखना है। आगे हो सकता है हमारा, जैसे इसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। इसमें जगह का नाम दे रखा है जैसे आसपुर, ठीक है। ये इसका पैटर्न है, इसका विशेष ध्यान रखना है। पैटर्न फॉलो करने पे ही अंक मिलते हैं। जैसे इसमें लिखा है, हमने विद्यालय का नाम लिख दिया, प्रधानाचार्य को पत्र है तो प्रधानाचार्य लिख दिया। अब इसमें आता है सब्जेक्ट यानी विषय, सेवा के जस्ट नीचे ही लिखना है हमें विषय, लिख सकते हैं हम खेल सुविधाएं बढ़ाने हेतु, ठीक है। ये इसका पैटर्न है, ये हमें पैटर्न भूलना नहीं है, यानी प्रारूप किस तरह से हमें लिखना है, कॉमा कहाँ पे ध्यान रखना है, पूर्ण विराम कहाँ पे आएगा, और जैसे हमें यहाँ पे लिखना है अभी आगे महोदय, कॉमा लगा के जस्ट इसके नीचे लाइन में हमें लिख देना है। खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमें इसमें लिखना है आगे जस्ट नीचे इधर साइड में हमें लिखना है प्रार्थी, कोई भी हम नाम मेंशन कर सकते हैं, के है गे, कुछ भी, कक्षा लिख सकते हैं अपनी, ठीक है। ये इसका प्रारूप है, इसका क्या है पैटर्न। देखो एप्लीकेशन फॉर्मेट यानी हमारे पत्र किस प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं जो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे कौन से प्रकार का पत्र है, औपचारिक पत्र। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक।
प्रार्थना पत्र हमारे किस फॉर्मेट में आते हैं? औपचारिक में। ठीक है, हमारे इसमें सरकारी पत्र आते हैं। ठीक है, तो औपचारिक पत्र का प्रारूप यही होता है, सेवा में श्रीमान या टू द प्रिंसिपल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। इसमें जो लिखा है सब्जेक्ट हर किसी में मेंशन होगा, यानी नाम आए या ना आए, विद्यालय का नाम आए या ना आए। ठीक है, अगर ये दे दिया जाए कि आप शुल्क मुक्ति पर प्रार्थना पत्र लिखिए, तो सब्जेक्ट मेंशन है उसमें, अन्यथा आप क्या इसमें नहीं है, विद्यालय का नाम और इसमें जो स्टूडेंट है या जो लिख रहा है उसका नाम मेंशन नहीं है, तो उस जगह हम मान के चलेंगे, यानी कोई भी स्टूडेंट मान के चलेंगे। विद्यालय का नाम नहीं है तो हम कोई भी एनीवे विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, जगह का नाम नहीं है तो हम जगह का नाम मेंशन कर सकते हैं। अन्यथा अगर इसमें जैसे सब कुछ दे रखा है, इसमें दे रखा है विद्यालय का नाम दे रखा है, ठीक है, जगह का नाम दे रखा है, बस इसमें छात्र का नाम नहीं, तो हम वो मेंशन कर सकते हैं लास्ट में। प्रधानाचार्य के लिए है, लेकिन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट कंपल्सरी आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में गड़बड़ नहीं करनी। यहाँ पे विद्यालय खेल सुविधाओं के लिए है, तो हेतु यानी हेतु का मतलब होता है कारण, तो सब्जेक्ट हमें अच्छे से देखना है, कॉमा कहाँ लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ लगाना है। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे कि सेवा में स्टार्ट करा तो हमने यहाँ कॉमा का कॉमा लगाया, जस्ट इसमें प्रधानाचार्य महोदय जी जो भी लिखा वहाँ पे हमने इसमें कॉमा का यूज किया। जस्ट आगे हमने विद्यालय का नाम लिखा, वहाँ हम कॉमा नहीं लगाए, लेकिन जगह का जो जगह जहाँ लिखी है वहाँ हमने पूर्ण विराम का यूज किया है। जस्ट के विषय यानी सब्जेक्ट हमने जहाँ पे लिखा है उसके आगे डैश करके हमने पूरा सब्जेक्ट लिखा है और फिर पूर्ण विराम यूज किया है। जस्ट हमें जैसे महोदय बड़े के लिए हम लिखते हैं, तो सभी ने नम्र निवेदन है, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूँ, मेरे विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र इसमें लिखा है। ठीक है, और जैसे लास्ट में हम कहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, ये रहा, क्या लिख सकते हैं हम, या तो प्रार्थी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं है तो हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी। शिष्य या शिष्या, शिष्य यानी बॉयज और शिष्य यानी गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने आज रिवीजन वर्कशीट में चैप्टर 1, 2, 3, 4 कवर किए। जस्ट ग्रामर का कुछ पोर्शन हमने इसमें डिस्कस किया, प्लस हमने इसमें विज्ञापन डिस्कस किया, विज्ञापन किस तरह से लिखना चाहिए, विज्ञापन का प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसका कैसे पैटर्न फॉलो करना है, और हमने एप्लीकेशन फॉर्मेट समझा कि एप्लीकेशन को हमें किस तरह से लिखना है, किस तरह से उसके फॉर्मेट को फॉलो करना है, यानी प्रारूप को फॉलो करना है, कहाँ कॉमा डैश या फिर पूर्ण विराम को हमें यूज करना है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद।